चलिए आज एक ऐसी अजीब कहानी को समझते हैं जो सच कहूं तो किसी खबर से ज्यादा एक जियोपॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म लगती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मुवाजना है। एक तरफ रूस यूक्रेन पर हमला करता है और वजह बताता है नेशनल सिक्योरिटी, तो पूरी दुनिया उसकी मजम्मत करती है और उसे जंग कहती है। लेकिन दूसरी तरफ जब अमेरिका ग्रीनलैंड के लिए बिल्कुल यही दलील देता है तो इसे स्ट्रेटेजिक डील का नाम दे दिया जाता है। तो आखिर ये दोहरा मयार क्यों है? आज की इस गुफ्तगू में हम इसी नए आलमी बहरान की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जहां लगता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का उसूल चल रहा है। तो कहानी शुरू कहां से होती है? आइए इस वाक़ये पर नजर डालते हैं जिसने वॉशिंगटन से लेकर ब्रसल्स तक सबको हिलाकर रख दिया था। ये बात है 17 जनवरी 2026 की, जब सदर ट्रंप ने अमेरिका के 8 करीबी इत्तेहादियों पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ग्रीनलैंड के मामले पर डेनमार्क का साथ दे रहे थे। और सिर्फ ऐलान ही नहीं, बल्कि एक सख्त डेडलाइन भी दी गई। कहा गया कि 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगेगा, और अगर तब भी ग्रीनलैंड हवाले ना किया गया तो 1 जून से ये टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये ममालिक अमेरिका के दुश्मन नहीं हैं। अरे ये तो नेटो इत्तेहाद की बुनियाद हैं। वो ममालिक जिन्होंने पिछले 75 सालों में हर मुश्किल वक्त में अमेरिका का साथ दिया है। सोचने की बात है ना? ये तो कुछ ऐसा ही हुआ है जैसे कोई पुलिस वाला खुद चोर बन जाए और कहे कि मैं चोरी इसलिए कर रहा हूं ताकि दूसरों को चोरी से रोक सकूं। मुफसिरीन इसीलिए सूरत हाल को एक तरह की आलमी बत्ताखोरी कह रहे हैं, जहां एक इत्तेहादी अपने ही दोस्तों को माशी तौर पर दबा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है? एक बर्फानी वीराने के लिए इतनी बड़ी लड़ाई क्यों? चलिए देखते हैं कि इस जारहाना रवैये के पीछे सरकारी कहानी क्या है, और फिर ये भी जानेंगे कि बर्फ की मोटी तह के नीचे असल हकीकत क्या छुपी हुई है। सरकारी तौर पर तो ये कहा जा रहा है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर मुकम्मल कंट्रोल चाहिए ताकि वो वहां एक बहुत बड़ा मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना सके। एक ऐसा सिस्टम जो चीन और रूस के मिसाइलों को रोक सके। और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है गोल्डन डोम प्रोजेक्ट। लेकिन क्या ये वजह काफी है? क्या ये दलील वाकई मजबूत है? सच तो यह है कि ये बात कुछ हजम नहीं होती, क्योंकि अमेरिका के पास तो 1951 के एक मुआहदे के तहत पहले ही ग्रीनलैंड में मुकम्मल फौजी रसाई मौजूद है। वहां अमेरिका का पेटोफिक स्पेस बेस भी काम कर रहा है। तो फिर मुकम्मल कंट्रोल की जरूरत क्यों? तो फिर असल कहानी क्या है? असल खजाना दिफाई निजाम नहीं, बल्कि वो दौलत और ताकत है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब सामने आ रही है। इस बर्फ के नीचे छुपे हैं नायाब मादनियात के वसी ज़खायर, जिन्हें आज की टेक्नोलॉजी का नया तेल कहा जाता है। और इससे भी बढ़कर एक नया तिजारती रास्ता पोलर सिल्क रोड खुल रहा है, जो मुस्तकबिल में आलमी तिजारत का नक्शा ही बदल सकता है। जरा इस 40% के हिस्से पर गौर करें। एशिया और यूरोप के दरमियान बहरी सफर में 40% की कमी, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिसके हाथ में ग्रीनलैंड का कंट्रोल होगा, मुस्तकबिल की आलमी तिजारत की शहरग उसी के हाथ में होगी। और यहीं से इस कहानी का सबसे खतरनाक पहलू सामने आता है, और वो है 75 साल पुराने नेटो इत्तेहाद का मुमकिना तौर पर टूट जाना। नेटो की बुनियाद एक उसूल पर है जिसे आर्टिकल 5 कहते हैं। ये इस इत्तेहाद की जान है। कई दहाइयों से इसी आर्टिकल ने सोवियत यूनियन और फिर रूस को रोके रखा। इसका मतलब सादा है, अगर किसी एक मेंबर मुल्क पर हमला होता है तो वो सब पर हमला समझा जाएगा और सब मिलकर इसका दिफा करेंगे। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि क्या होगा जब हमला करने वाला खुद इत्तेहाद का लीडर हो? यही वो सवाल है जो नेटो को अंदर से खोखला कर रहा है। अगर अमेरिका खुद एक नेटो मेंबर डेनमार्क के इलाके पर दबाव डालता है या हमला करता है, तो क्या नेटो के उसूलों के मुताबिक फ्रांस और बरतानिया को अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा? ये एक नाकाबिले तसव्वुर सूरत हाल है। और ये कोई ख्याली बातें नहीं है, ये खतरा बिल्कुल हकीकी है। अमेरिकी कांग्रेस में ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट के नाम से एक बिल भी पेश किया जा चुका है। ये बिल सदर को ये इख्तियार देगा कि वो ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए हर मुमकिन कदम उठा सकें, जिसमें फौजी कार्रवाई भी शामिल है। ये वो एतमाद था जिसने पिछले 75 सालों से मगरबी दुनिया को जोड़ कर रखा था, और अब वही एतमाद टूट रहा है। क्योंकि जब मुहाफिज ही शिकारी बन जाए तो फिर हिफाजत की जमानत का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो अब हम आते हैं इस मामले के आलमी असरात पर। समझने की बात यह है कि ग्रीनलैंड की ये लड़ाई सिर्फ ग्रीनलैंड तक महदूद नहीं है। इससे पूरी दुनिया के लिए एक नया खेल शुरू हो रहा है।
एक ऐसा खेल जिसके या तो नए असूल होंगे या शायद कोई असूल ही नहीं होगा। देखें, अगर दुनिया अमेरिका की इस कौमी सलामती वाली दलील को मान लेती है तो उससे एक बहुत खतरनाक मिसाल कायम हो जाएगी। ये तो दुनिया भर के हर ताकतवर मुल्क को एक खुला लाइसेंस देने के बराबर है कि वो नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बनाकर किसी भी कमजोर मुल्क के इलाके पर कब्जा कर लें। उसका नतीजा क्या होगा? मिसाल के तौर पर चीन, जो अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है और इसे जनूबी तिब्बत कहता है, उसके दावे को अचानक एक नई और खतरनाक कानूनी हैसियत मिल जाएगी। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा, इसका एक डोमिनो इफेक्ट हो सकता है। कल को रूस इसी दलील की बुनियाद पर बाल्टिक रियासतों पर अपना हक जता सकता है, या चीन ताइवान के लिए यही मंतक इस्तेमाल कर सकता है। मशरकी यूरोप से लेकर जनूबी बहरा चीन तक दुनिया भर में मौजूद तनाज़ुआत मज़ीद भड़क सकते हैं। तो बिलाखिर ये बहरान पूरी दुनिया को एक दौराहे पर ला खड़ा करता है। हमें इंतखाब करना होगा कि हम 21वीं सदी में कैसी दुनिया चाहते हैं। एक ऐसी दुनिया जो बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुआहदों पर चलती है, या एक ऐसी दुनिया जहां जंगल का कानून राज करता है और सिर्फ ताकतवर की सुनी जाती है। ये मामला सिर्फ एक जमीन के टुकड़े का सौदा नहीं है, ये जदीद तारीख का एक मुमकिना फैसला कौन मोड़ हो सकता है। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत परेशान कुन सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या दुनिया पिछले 75 सालों से कायम बैनुल अक़वामी असूलों को एक ऐसे नए दौर के लिए कुर्बान करने जा रही है जहां सिर्फ ताकत की हुक्मरानी हो?